Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जिसका टाइटल है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर, मतलब कि इस अध्याय में Thus far, we have focused in this book on the developments within the country and on domestic challenges। मतलब कि अब तक इस पुस्तक में हमने देश के भीतर के विकास तथा घरेलू चुनौतियों मतलब कि डोमेस्टिक चैलेंजेस पर ध्यान केंद्रित किया है। We now turn to the external challenges, मतलब कि अब हम बाहरी चुनौतियों की ओर रुख करते हैं। Here too our leaders face the challenge with an innovative response by way of policy of non-alignment। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि यहाँ भी हमारे नेताओं ने इस चुनौती का सामना नवोन्मेषी प्रतिक्रिया मतलब कि इनोवेटिव रिस्पॉन्स के साथ, अर्थात निसरेखण नीति के जरिए किया। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को कहते हैं निसरेखण नीति। बट दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्व्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबर्स। मतलब कि लेकिन उन्हें पड़ोसियों के साथ टकराव का सामना भी करना पड़ा। This led to three wars in 1962, 1965 and 1971। मतलब कि इससे 1962, 1965 और 1971 में तीन युद्ध हुए। These wars and the external relations in general were shaped by and had their impact on the politics in the country। हम यह कह सकते हैं कि ये युद्ध और आम तौर पर बाहरी संबंधों ने देश की राजनीति को आकार दिया और उन पर प्रभाव छोड़ा। अब हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर वी स्टडी द स्टोरी ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल पॉलिटिक्स बाय फोकसिंग ऑन। मतलब कि इस अध्याय में हम बाहरी और आंतरिक राजनीति के बीच इस संबंध की कहानी का अध्ययन करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करके। ए मतलब कि फर्स्ट, द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। हम यह कह सकते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ जिसने भारत के बाहरी संबंधों को आकार दिया। सेकंड, द ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। मतलब कि वे परिचालन सिद्धांत जो देश की विदेश नीति को दिशा देते थे। थर्ड, द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशंस विथ चाइना एंड पाकिस्तान एंड। मतलब कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का इतिहास। एवं फोर्थ, द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। मतलब कि भारत की परमाणु नीति का विकास। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो ब्लैक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया है उसके बारे में। ये इंफॉर्मेशन इस पेज पे जो इमेज है उससे रिलेटेड है। नेहरू विथ निक्रुमा फ्रॉम घाना। मतलब कि हम कह सकते हैं नेहरू और निक्रुमा के साथ जो कि घाना से थे। नशर फ्रॉम इजिप्ट। मतलब कि जो नाशेर हैं वो कहाँ से, वो इजिप्ट से हैं, मतलब कि मिस्र से हैं। सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड टिट्टो फ्रॉम यूगोस्लेविया। हम कह सकते हैं कि सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया से हैं और टिट्टो जो कि यूगोस्लेविया से हैं। At a meeting of non-aligned nations, न्यूयॉर्क अक्टूबर 1960। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि गैर संरक्षित राष्ट्रों मतलब कि नॉन अलाइंड नेशंस की एक बैठक में न्यूयॉर्क अक्टूबर 1960 से ये इमेज रिलेटेड है और ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। These five comprise the core leadership
of the non-aligned movement, that is the NAM. हम यह कह सकते हैं कि ये पांच ही गैर संरक्षित आंदोलन मतलब कि NAM के मूल नेतृत्व को बनाते थे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। हम यह कह सकते हैं कि भारत के बाहरी संबंध या फिर भारत के विदेश संबंध के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। India was born as an independent nation state in a very trying and challenging international context. हम कह सकते हैं कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में एक बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में जन्मा। The world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction. मतलब कि दुनिया ने एक विनाशकारी युद्ध देखा था और पुनर्निर्माण की समस्याओं से जूझ रही थी। Yet, another attempt to establish an international body was underway. मतलब कि एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। Many new countries were emerging as a result of the collapse of the colonialism. मतलब कि औपनिवेशिक शासन के पतन के परिणाम स्वरूप कई नए देश उभर रहे थे। And most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. मतलब कि और अधिकांश नए राष्ट्र कल्याण और लोकतंत्र की दोहरी चुनौतियों से जूझने की कोशिश कर रहे थे। Free India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after independence. हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही अवधि में इन सभी चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। Apart from these factors at the global level, India had its own share of concern. हम यह कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर इन कारकों के अलावा भारत की अपनी भी कई चिंताएं थीं। The British government left behind the legacy of many international disputes. मतलब कि ब्रिटिश सरकार कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों की विरासत छोड़ गई थी। Partition created its own pressure, and the task of poverty alleviation was already waiting for fulfillment. हम यह कह सकते हैं कि विभाजन ने अपनी अलग तरह के दबाव उत्पन्न किए और गरीबी उन्मूलन का कार्य पहले से ही पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। This was the overall context in which India started participating in the world affairs as an independent nation state. हम यह कह सकते हैं कि यही वह व्यापक संदर्भ था जिसमें भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में विश्व मामलों में भाग लेना शुरू किया। As a nation born in the backdrop of World War, India decided to construct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve securing through the maintenance of peace. इसका मतलब हुआ कि विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में जन्मे राष्ट्र के रूप में भारत ने यह निर्णय लिया कि वह अपने विदेशी संबंध इस उद्देश्य से संचालित करेगा कि सभी अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए और शांति बनाए रखकर सुरक्षा प्राप्त की जाए। This aim finds an echo in the directive principles of state policy. इसका मतलब हुआ कि यह उद्देश्य राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी परिलक्षित होता है। Just as both internal and external factors guide the behavior of an individual or family, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation. मतलब कि जिस प्रकार आंतरिक और बाहरी कारक किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहार को दिशा देते हैं, उसी प्रकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण किसी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। The developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system. मतलब कि विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में
अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है। सो दे परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल्स देन द एडवांस स्टेट्स। हम यह कह सकते हैं कि इसलिए वे विकसित देशों की तुलना में अधिक साधारण लक्ष्य अपनाते हैं। दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड। इसका मतलब हुआ कि वे अपने पड़ोस में शांति और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। Moreover, their economic and security dependence on the more powerful states occasionally influences their foreign policy। इसका मतलब हुआ कि साथ ही उनकी आर्थिक और सुरक्षा संबंधी निर्भरता शक्तिशाली देशों पर कभी-कभी उनकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। In the period immediately after the Second World War, many developing nations chose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who were giving them aid or credits। इसका मतलब हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में कई विकासशील देशों ने उन शक्तिशाली देशों की विदेश नीति का समर्थन करना चुना जो उन्हें सहायता या ऋण दे रहे थे। This resulted in the division of countries of the world into two clear camps। मतलब कि इससे दुनिया के देशों का विभाजन दो स्पष्ट गुटों में हो गया। One was under the influence of the United States and its Western allies, and the other was under the influence of the then Soviet Union। मतलब कि एक गुट अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के प्रभाव में था और दूसरा उस समय के सोवियत संघ के प्रभाव में। There was also the experiment called non-aligned movement in which India had played an important role। मतलब कि एक प्रयोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट भी था जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। However, the end of the Cold War changed the context of international relations entirely। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि हालांकि शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में पूरी तरह बदल दिया। बट व्हेन इंडिया अचीव इट्स फ्रीडम एंड स्टार्टेड फ्रेमिंग, अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 56 के बारे में। स्टार्टेड फ्रेमिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, द कोल्ड वॉर वाज जस्ट बिगनिंग एंड द वर्ल्ड वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू दीज टू कैंप्स। मतलब कि लेकिन जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और अपनी विदेश नीति बनाना शुरू किया था तब शीत युद्ध की शुरुआत ही हो रही थी और दुनिया इन दो गुटों में बढ़ रही थी। Did India belong to any of these two camps in global politics of the 50s and 60s? मतलब कि क्या 50 और 60 के दशक की वैश्विक राजनीति में भारत इनमें से किसी एक गुट से जुड़ा था? Was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding international conflicts? मतलब कि क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्वक चलाने और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से बचने में सफल रहा? अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया है उसके बारे में, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बारे में। संवैधानिक सिद्धांत। Article 51 of the Indian Constitution lays down some directive principles of state policy on promotion of international peace and security। मतलब कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 मतलब 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वधन पर कुछ राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निर्धारित करता है। The state shall endeavor to, राज्य का प्रयास होगा कि ए प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ नेशंस, मतलब कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे। सी फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर एंड, मतलब कि संगठित लोगों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करें। और डी इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा
पंचाट या फिर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को और भी कहते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन को हम कह सकते हैं मध्यस्थता या फिर विवाचन या फिर पंच निर्णय के माध्यम से करने को प्रोत्साहित करें। How well? How well did the Indian state live up to these principles in the first 2 decades after independence? मतलब कि स्वतंत्रता के बाद के पहले 2 दशकों में भारतीय राज इन सिद्धांतों पर कितना खरा उतरा? You may come back to this question after reading the chapter. मतलब कि आप इस प्रश्न पर इस अध्याय को पढ़ने के बाद वापस आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।